नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डे नंबर 3 में। इस क्लास में साथियों केमिस्ट्री के हम गैस प्रश्नों का हल करने वाले हैं, जैसा कि पिछले 2 क्लासों में हमने कर चुके हैं। ठीक है, क्लास के शुरू करने से पहले साथियों आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर साथियों प्रश्न पढ़िएगा कि अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं कि मतलब अक्रिय गैस उनमें केवल एक ही परमाणु के होते हैं क्यों? तो देखिए अक्रिय गैस में साथियों जो होते हैं उनकी संयोजकता पूर्ण होती है, मतलब उनके अंतिम कोश में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ाकर। ठीक है, हीलियम को छोड़ा क्योंकि हीलियम का अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के लिए। लेकिन बाकी सब जो साथियों बाकी सब जो अक्रिय गैस होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साथियों अस्थायी होते हैं, मतलब यह तो ना किसी के साथ क्रिया करते हैं ठीक है, यह किसी के साथ क्रिया नहीं करते, इसी कारण साथियों क्या होते हैं, यह अस्थायी होते हैं। समझ में आ गया? मतलब अक्रिय गैस में जो होते हैं अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करते हैं, अतः ये अक्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। देखिए लिखिएगा अक्रिय गैस अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, अतः ये किसी क्रिया नहीं करते, मतलब अभिक्रिया नहीं दर्शाते, अर्थात अक्रिय गैस एकल परमाणविक होते हैं। एकल परमाणु जैसे उदाहरण जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैस में केवल जेनॉन जो होता है साथियों ये रासायनिक और यौगिक का निर्माण करता है क्यों? जैसा तो कल बताया था हमने, इस प्रश्न का कल भी हमने आंसर कराया था कि जो जेनॉन होता है साथियों यह क्या होता है? विद्युत ऋणी परमाणु होता है। ठीक है, विद्युत ऋणी परमाणु होता है। इसमें जो साथियों संयोजक संयोजक जो पी कोश होता है, इस पी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होता है साथियों इसको उत्तेजित कर देता है, मतलब इसको साथियों ज़्यादा ऊर्जा मिल जाता है। ये जो पी कोश का इलेक्ट्रॉन है इसको डी कोश में भेज देता है, डी कक्षक में भेज देता है, जिसके कारण साथियों क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब डी में बढ़िया तरीका से पूरा तरीका से नहीं भर पाता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में होगा है तो वह क्या बना लेगा? तो वह यौगिक का निर्माण का मतलब रासायनिक गुण वो क्या कर लेगा? दर्शाने लगेगा। ठीक है, यह जो गुण होता है केवल जेनॉन में पाया जाता है। यह गुण किस में केवल पाया जाता है? तो जेनॉन में पाया जाता है। इसी कारण जेनॉन ही साथियों क्या रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है या रासायनिक गुण दर्शाता है। समझ गए? तो जेनॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है के संयोग से परमाणु के संयोग से उपस्थित भरे जो पी कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देता है, खाली डी कक्षक में लाकर यौगिक का निर्माण करता है, जबकि अन्य अक्रिय गैसों में यह गुण नहीं पाया जाता। अक्रिय गैसों में यह गुण नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेनॉन द्वारा बनाया गया यहाँ पर यौगिक है। अगला प्रश्न है साथियों कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है? तो देखिए संयोजकता क्या होता है साथियों, तो हमें 8 में से जो घटाने पर मिलता है, मतलब 8 संख्या में से जो उसमें संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है घटाने से मिलता है, वह क्या कहलाता है साथियों? संयोजकता कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए जो अक्रिय गैस होते हैं उनके जो संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 8 की जगह तो क्या नहीं 0, यानी साथियों लिख देंगे साथियों इसकी अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि इसमें अंतिम कोश में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही आपको एग्जाम में लिख देना है। समझ गए? यानी लिखना है साथियों कि अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनमें न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की गुण पाई जाती है, अर्थात ये क्या होता है साथियों? अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, यदि आपसे साथियों एग्जाम में पूछ ले XeO F4 का साथियों संरचना बनाए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसका संरचना होता है साथियों, आपको बना देना है। किस प्रकार होता है? देखिए जेनॉन हो गया, यहाँ पर 4 गो साथियों फ्लोरीन, तो चारों फ्लोरीन को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। चारों फ्लोरीन को जोड़ दिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर साथियों जेनॉन का 2 गो इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहाँ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से घेर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन परिवार के साथियों सदस्य के नाम लिखे, तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर साथियों लिख दिए गए हाइड्रोजन परिवार के सभी तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कि लेथेनाइड तत्व के प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है? तो +3 होती है साथियों, याद रखना +3 लेथेनाइड अवस्था होती है।
अगला प्रश्न, संक्रमण तत्व में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? तो देखिए, संक्रमण तत्व में जो होता है साथियों, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शाता है क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कक्ष है साथियों, संयोजी इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्ष में उपस्थित होता है जिसके कारण यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखिए, नहीं समझे तो देखिए, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या रहता है, वह अस्थायी रूप से होना चाहिए, अस्थायी रूप से। मान के चलिए संयोजी कोष में 6 गो मान चलिए संयोजी कोष में 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो उस 10 इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए, ये नहीं कि 10 गो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो लेकिन इसमें जो होता है साथियों, भाग जाता है, हट जाता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है। इसी कारण संक्रमण तत्व जो होता है साथियों, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि अनुचुंबकीय पदार्थ प्राय रंगीन रंगीन होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं? तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो होता है साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या कहलाता है साथियों, रंगीन होता है। इतना याद रखिएगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ सामान्यतः रंगीन होते हैं, यह अपूर्ण डिकक्षक एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण और अपूर्ण डिकक्षक के कारण। मतलब जो जो डिकक्षक होता है साथियों, वह आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। आगे साथियों है द्विक लवण क्या कहलाते हैं? तो देखिए, द्विक लवण वे होते हैं, वे योगात्मक यौगिक होते हैं जो जो साथियों क्या होते हैं, अलग अलग लेकिन विलयन अवस्था में अपना पहचान खोकर अपने अवयवी यौगिक का सरलतम रूप में टूट जाते हैं, द्विक अणु कहलाते हैं। तो देखिए, द्विक अणु क्या कहलाते हैं साथियों, मान के चलिए कोई पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ को साथियों जल में घोलेंगे, जल को में घोलेंगे ना, तो यह पदार्थ क्या हो जाए, टुकड़ों में टूट जाए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। यह टूट के क्या साथियों, ऐसे यौगिक का निर्माण कर देगा जिसका कोई पहचान नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, द्विक लवण कहलाता है, ठीक है। द्विक लवण कहलाता है, याद हो गया। तो वे योगात्मक यौगिक जो क्रिस्टल रूप में एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में अपना पहचान खोकर अपने अवयवी यौगिक या सरलतम आयन के रूप में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर साथियों क्या, यह एक द्विक लवण है। देखिए, यह द्वीप KCl MgCl2 और 6H2, यह साथियों जब जल के साथ ये अपघटित होता है तो K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस 2Cl माइनस 6H2, मतलब अलग अलग में टूट गया, ठीक है। अब इसका कोई पहचान ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर साथियों नोट पॉइंट है कि द्विक लवण जो होता है, द्विक लवण के भौतिक और रासायनिक गुण उनके अवयवी यौगिकों के क्या होता है, समान होता है। मतलब देखिए, जैसा द्विक लवण का भौतिक और रासायनिक गुण होगा, उसी प्रकार इनके इन अवयवी गुणों का भी, सॉरी, अवयवी यौगिकों का भी होगा। विलयन में द्विक लवण के अवयवी जो होते हैं साथियों, अवयवी यौगिक का सरलतम आयन के रूप में टूट जाते, देखिए सरल रूप टूट चुके हैं। अब इसके बाद साथियों एल्युमिनियम के तोड़िएगा, पोटेशियम को तोड़िएगा, अब कितना टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो सबसे सरलतम रूप में टूट गया है, ठीक है। अब देखिए साथियों अगला है कि द्विक लवण या सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक चाहे कहिए चाहे यौगिक चाहे उप सहसंयोजक यौगिक कहिए, बात बरोबर है, ठीक। तो देखिए, द्विक लवण जो होते हैं साथियों जलीय विलयन में अपना अवस्था का पहचान खो देते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जलीय विलयन में अपना पहचान साथियों नहीं खो पाते हैं, ये याद रखें। जो द्विक लवण होते हैं साथियों, ये सरलतम आयन में टूट जाता है, जबकि जटिल यौगिक साथियों वो क्या होते हैं, जटिल आयनों में टूट जाते हैं, जटिल आयनों में टूट जाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, पहला नंबर लिख दीजिएगा एग्जाम में प्रश्न, सॉरी, पहला नंबर अगर अंतर पूछा जाए तो क्या लिखना है आप सभी को, कि ये ठोस अवस्था में ही पहचान कायम रखते हैं। ये साथियों ठोस और विलयन दोनों अवस्था में क्या रहते हैं, अपना पहचान को कायम रखते हैं। यह विलयन सरल आयनों में क्या हो जाए, टूट जाता है, बिल्कुल जो सरल आयन में टूट जाता है। यह सरल और जटिल दोनों आयनों में साथियों, दोनों प्रकार के आयनों में टूट जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर साथियों एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। इनके और जो गुण होते हैं साथियों, इनके गुण अवयव यौगिक के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इनके जो गुण होता है वही गुण के यौगिक के क्या होते हैं, विभिन्न होता है, मतलब अलग होता है। इनमें अधिकांश बंध आयनिक होता है, ठीक है। इनमें जो अधिकांश बंध क्या होता है, आयनिक, लेकिन इसमें साथियों आयनक बंधन, सहसंयोजक बंधन और क्या उप सहसंयोजक बंधन, तीनों प्रकार का बंधन इसमें रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा क्या लिख सकते हैं कि द्विक लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता होती है, उप सहसंयोजक में सामान्य संयोजक के साथ साथ एक विशिष्ट प्रकार की संयोजकता भी पाई जाती है, ठीक है साथियों। 3 को याद रखना है, ज्यादा नहीं।
देखिए लिगेंड या संलग्नी क्या होता है, लिगेंड कहिए चाहे संलग्नी क्या होता है। तो देखिए लिगेंड और संलग्नी वही समझिए जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, वही क्या कहलाता है, लिगेंड या संलग्नी कहलाता है। तो देखिए उप संयोजी सतह, उप संयोजी सतह क्या होता है, तो जो बड़ा कोष्ठक है जो ये अंदर है तो यही क्या कहलाता है, तो बस उप संयोजी सतह कहलाए। तो उप संयोजी सतह में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जिस परमाणु या अणु आयन या प्रोटीन के उप संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो देखिए समझिए उप संयोजक सत्ता में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु क्या है, Fe है। Fe से जो धातु किस बंधन से जुड़ा होगा, उप संयोजक बंधन से जो जो यौगिक या अणु या प्रोटीन के कण जुड़े रहते हैं वही क्या करता है, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। जैसे धातु यह क्या द्विक लवण है, ठीक है, यहाँ पर क्या धातु सॉरी उप संयोजक यौगिक है, इसको धातु हम संरचना मतलब 3D में बनाए तो इस तरीके से इसका बनेगा। और यही साथ CN क्या है, इसके CN क्या है, लिगेंड, क्योंकि ये देखिए उप संयोजक बंध का ये साइन होता है, ठीक है, इस तरह का तीर वाला उप संयोजक बंध बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे ऐसा तो आयनिक मंडल एवं आयनिक परिसर क्या होता है। आयनिक मंडल कहिए चाहे आयनिक परिसर कहिए, बात तो बरोबर है, ठीक है साथियों। तो देखिए उप संयोजक में साथियों, उप संयोजक यौगिक जो जल में घोलकर जो आयनिक में आयनित तो हो जाता है, अर्थात जो बड़े कोष्ठक के बाहर और लिखे जाते हैं उसे आयनिक मंडल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर साथियों, देखिए यहाँ पर देखिए इसको साथियों क्या कहा जाता है, तो जो बड़े कोष्ठक के अंदर रहता है क्या कहलाता है, सत्ता कहलाता है। उप संयोजक सत्ता कहलाता है, जो बड़े कोष्ठक के बाहर रहता है आयनिक मंडल कहलाता है, ठीक है, आयनिक मंडल कहलाता है, याद रहे इतना रखिएगा। आगे साथियों, आगे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित जटिल यौगिक का आईपीएससी नाम लिखे। तो देखिए आईपीएससी नाम निकालने के जैसे ही आपको एग्जाम में देखा नो, अगर इस तरह का मतलब उप संयोजक यौगिक का उप संयोजक क्या कहेगा साथियों, आपको क्या आईपीएससी नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर साथियों केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो कहिएगा CO है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है साथियों, CO यानी कोबाल्ट, यानी देखिए CO को X मान लीजिएगा कि बिल्कुल। यहाँ पर यहाँ देखिए ये 6 है, NH3 क्या है साथियों, 6 बार। और NH3 जो है साथियों ये कैसा लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड यानी 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में Cl क्या है साथियों, तो Cl क्या है साथियों, तो Cl है हम लोगों का ऋणात्मक लिगेंड यानी -3, ठीक है। -3 बराबर क्या, 0, यानी X बराबर कितना आ जाएगा साथियों, +3 आ जाएगा। X बराबर +3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों +3 होगा, यहाँ पर प्लस होगा, गलती यहाँ हो गया है, ठीक है, +3 ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण संख्या होगा तो अब कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिगेंड का होगा तो कहिए लिगेंड 6 हुआ, यानी 6 के लिए क्या यूज करते हैं, तो कहिएगा हेक्सा का यूज करते हैं, यानी हेक्सा लिखेंगे। इसको साथियों NH3 को क्या कहा जाता है, तो एमीन कहा जाता है, यानी हेक्सा एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन। अब देखिए ये क्या है साथियों, कोबाल्ट, तो लिख दीजिएगा कोबाल्ट। फिर जाके एक बाद ऑक्सीकरण संख्या साथियों रोमन संख्या यानी प्लस को 3 लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस में 3 न लिखे, खाली 3 लिख दीजिएगा। तो बाहर क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्लोरीन ना कहा जाए तो क्लोराइडो कहा जाए, सॉरी क्लोराइड कहा जाए, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड है। जब अंदर होगा तो क्लोराइडो कहा जाए क्योंकि ये ऋणात्मक लिगेंड है, ठीक है। इस तरह से इसका ऑक्सीकरण संख्या मतलब सॉरी आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपसे मान के चलिए यह जो सातु इसका सातु हम लोग करते हैं आईपीएससी नामकरण, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनियम को X मान लीजिए कोई बिल्कुल। NH2 क्या है, तो सातु एक ऋणात्मक लिगेंड है, सॉरी एक उदासीन लिगेंड यानी 0 हो जाए, 2 गुणे में 0। अब देखिए प्लस में Cl क्या है, तो सातु ऋणात्मक यानी -2, X बराबर कितना आ जाए सातु इसका +2, मतलब +2 ऑक्सीकरण संख्या इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 2। अब देखिए साथियों पहले लिखेंगे, देखिए अब जैसे ही 2 लिगेंड लौकेगा तो अल्फाबेट के अनुसार तो जो पहले आएगा तो देखिए इसको कहते हैं साथियों NH3 को अमीन है, Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, ठीक है, क्लोराइडो तो क्लो यानी साथियों पहले आ रहा है, यानी क्या लिखेंगे, ये क्या होगा साथियों, दू यानी लिखेंगे डाई अमीन। क्लोरीन में क्या है साथियों, 2 बार यानी लिखेंगे डाई क्लोराइडो डाई क्लोराइडो, ये क्या है साथियों, प्लेटिनियम,
प्लेटिनियम प्लेटिनियम लिख दीजिएगा। एक के बाद साथियों क्या लिख दीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में 2, ठीक है। यह साथियों इसका यह क्या आ जाएगा हम लोगों का, यह हम लोगों का हो जाएगा साथियों का IUPAC नामकरण, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है डाइएमीन डाइक्लोराइडो और प्लेटिनियम 2, ठीक है। अब देखिएगा आगे आगे प्रश्न है साथियों, आगे क्या प्रश्न है कि देखिए इस बोले तो इसका साथियों NiCO4 का जेड दिया है साथियों, जेड का 28, जटिल जटिल लवण में निकेल की यानी प्रभावी परमाणु संख्या निकाले। तो देखिए प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का जो सबसे पहला जो सूत्र होता है साथियों, सूत्र पे Z-ON मतलब ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 2CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 से गुणा कर जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या किया जाता है साथियों, 2 से गुणा किया जाता है। तो पहले ON ज्ञात करना ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए इसको हम निकेल को x मान लीजिए, 4 गुणे CO क्या है तो साथियों कार्बोनिल क्या है तो एक उदासीन लिगेंड यानी 0। साथियों ऑक्सीकरण संख्या x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कहिए बिल्कुल x बराबर 0। अब देखिए CN निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है, लिगेंडों की संख्या गुणे दंतुरता है, लिगेंड की संख्या गुणे दंतुरता। तो देखिए CN निकालेंगे तो लिगेंड कितना है तो कोई लिगेंड 4 गो है, 4 गो यानी 4 गो। इसकी दंतुरता CO की दंतुरता कितनी है, यानी साथियों CN बराबर कितना आ गया 4, यानी लिखेंगे यहाँ पर ON बराबर क्या है साथियों, ON बराबर 0, CN बराबर हम लोगों का है 4 और हमारा जेड देवे किया है तो जेड बराबर 28 देवे के सूत्र बैठा देंगे, जेड माइनस ON प्लस में 2CN, ठीक है, प्लस में 2CN यानी लिख दीजिएगा यहाँ पर जेड क्या है साथियों, जेड का मान रख देंगे 28, जेड का मान 28 माइनस ON का मान 0, ठीक है, प्लस में 2 गुणे में CN का मान कितना है तो कहिएगा 4, यानी 4 दूनी 28 यानी जोड़ दीजिएगा 36, सातवीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हमने बना दिया है। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न आता है कि NO गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय होता है लेकिन ठोस और द्रव अवस्था में प्रतिचुंबकीय होता है, स्पष्ट करें। तो देखिए साथियों कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय कब होता है, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो NO जो होता है साथियों जब गैस में रहता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी कारण क्या होता है यह गैस अवस्था में अनुचुंबकीय है। लेकिन जब ये ठोस और द्रव अवस्था में जाता है तो इसमें साथियों युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगते हैं, इसलिए साथियों क्या हो जाती है, प्रतिचुंबकीय हो जाती है, इसलिए प्रतिचुंबकीय हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी देखिए वही साथियों यहाँ पर लिखा गया है आंसर, यहाँ पर आंसर लिखा गया, हमने लिखा है कि NO गैसीय अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए यह अनुचुंबकीय है, ठोस और द्रव अवस्था में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए क्या प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब देखिए साथियों PCl3 नमी में धूम क्यों देता है, तो देखिए PCl जो C3 होता है साथियों वो नमी की उपस्थिति में PCl3 जल अपघटित होकर HCl का क्या देता है साथियों, धूम देता है। देख लीजिए यहाँ पर साथियों रिएक्शन लिख दिया गया है। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि H3PO3 एक अपचायक है जबकि H3PO4 नहीं। तो देखिए H3PO3 एक अपचायक क्योंकि साथियों इसमें H3PO3 में जो P का ऑक्सीकरण संख्या होता है +3 होता है, ठीक है, जिसके देखिए निकालिएगा ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगा, जिसके कारण यह ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। यह साथियों क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या अपचायक मतलब देखिए अपचायक किसे कहा जाता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके और हाइड्रोजन को दान कर सकते। यह साथियों ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है, इसी कारण क्या है साथियों ये अपचायक है, ये ऑक्सीजन को साथियों ग्रहण नहीं कर सकते इसलिए ये साथियों नहीं है। और PH3 में जो साथियों P का ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना होता है +5 आता है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए देखिए इसका यदि शॉर्ट में आंसर लिखना चाहिए तो लिख दीजिएगा कि H3PO3 क्या है, एक अपचायक है क्योंकि इसमें यह ऑक्सीजन को ग्रहण करने का गुण पाया जाता है और H3PO3 में ऑक्सीजन ग्रहण करने का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए साथियों ओजोन एक प्रमुख ऑक्सीकारक के तरह क्यों कार्य करता है। तो देखिए ओजोन को साथियों यदि ओजोन को तोड़ते हैं तो ओजोन को साथियों अस्थायी यौगिक बनाएगा, एक O2 है वो साथियों नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन का ये क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी हम लिखेंगे
कि ओजोन अस्थायी अणु है, यह अपघटित होकर ऑक्सीजन के अणु और नवजात ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण यह का प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह साथियों क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि यह साथियों ऑक्सीजन का दान कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, रुक जाइए। अब देखिए साथियों आगे आगे क्या प्रश्न, यहाँ पर साथियों रिएक्शन लिखा गया है, देख सकते हैं। ये यही किसको कहा जाता है, जो बड़ा कोष्ठक के अंदर आता है, इसे कहा जाता है साथियों नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब ओजोन के साथियों विरंजक ओजोन के विरंजक गुण को बचाता है। देखिए ओजोन के साथ हमने अभी देखा है, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह अस्थायी यौगिक होता है। अस्थायी यौगिक कारण यह साथ O2 और नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यह जो नवजात ऑक्सीजन होता है, यह किसी रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसे रंगहीन कर देता है, मतलब उसका उसका रंग गायब कर देता है। ठीक है, तो ओजोन ऊष्मागतिकी रूप में अस्थायी होता है, या तो यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, अर्थात यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन क्या कर देता है साथियों, रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, इतना याद रख लीजिए। आगे प्रश्न है साथियों कि आगे प्रश्न कि अम्लराज और संदुम नाइट्रिक अम्ल क्या है। तो देखिए NaCl और HNO3 के जो मिश्रण होता है, इसी क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। ठीक है, अम्लराज कहा जाता है, आप याद रखिए। अब देखिए संदुम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है साथियों, तो देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ही संदुम नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें साथियों क्या कहते हैं, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड घुला हो रहता है। यह नीला रंग का होता है। ठीक है, नीला रंग का होता है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।